तो कैसे हो दोस्तों। इस बार 2022 के एंड तक एक अजीब सी बात चली है कि आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स को वीज़ा रिजेक्शंस तो नहीं हुए, लेकिन ये डिफरल का सिस्टम बहुत कॉमन हो गया है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ डिफ़र कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स जो है वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं यूनिवर्सिटी पे। हालांकि मैं नहीं समझता कि यूनिवर्सिटी की इसमें होगी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल ठहराऊँगा आपके कंसल्टेंट्स को। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली कंसल्टेंट जो है पैसे के पीछे होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन कमाने के पीछे, ये उनका बिजनेस है। तो वो आपको कुछ भी कह के आपको बहला फुसला देते हैं, आपको प्राइस कम बताते हैं स्टार्ट में। पेरेंट में जब आप देखते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये तो डबल से भी ज़्यादा पैसे लग गए। तो किसी ने घर गिरवी रख लिया, किसी ने गाड़ी बेच दी, किसी ने ज़मीन बेच दी, किसी ने हाई इंटरेस्ट पे लोन ले लिया। तो ये सारी चीज़ें इस बार हुई है। तो मैं कंसिडर करूँगा कि इसमें ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसल्टेंट्स को जाती है, जिन पे आप लोगों ने अंधा भरोसा किया। सबसे पहले तो ये बात कि इस कंसल्टेंट ने मेरे कज़न का काम किया था तो मुझे लगा कि मेरा भी करेंगे। भाई सरकमस्टांसिस चेंज हो गए हैं। उस टाइम पे कम लोग अप्लाई कर रहे थे, उस टाइम पे कंसल्टेंट के पास जो है वो इख्तियारात भी ज़्यादा थे, यूनिवर्सिटीज़ में कम एप्लीकेशंस जाती थी, तो सब कुछ आराम से हो जाता था। नाउ सिचुएशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। वो स्टूडेंट्स जो कि यूएसए और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से रिजेक्ट हो रहे हैं, दे आर कमिंग टू यूके, बिकॉज लाइक यूके की रिजेक्शन रेट ऑलमोस्ट नो के बराबर है। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे आ जाते हैं। खैर, बात हो रही थी कंसल्टेंट्स की। कंसल्टेंट को 2023 में कोशिश करें कि अवॉइड करें। अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, आपको सब कुछ समझ आ जाती है, आपको पता होता है कि आप नेट पे जो कर रहे हैं और जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आप उसको कम्प्लीटली समझ पाते हैं, तो ख़ुद अप्लाई करना इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। जो इंस्ट्रक्शंस होगी आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाए, उधर उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है और आप उनको फिल करना स्टार्ट कर दें तो सब कुछ ईज़िली हो जाता है। आप ख़ुद से कर सकते हैं, आपकी कॉस्ट भी बच जाती है। मोर इम्पोर्टेंटली आप अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। और साथ ही साथ वो यूनिवर्सिटीज़ जिन पे रश लगा हुआ है, जैसे बीपीपी हो गई, कोवेंट्री, डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी और इसी तरह के कुछ यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन वगैरह, जिन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफ़र किया, इवन 2 दफ़ा डिफ़र किया। सितंबर में उनको डिफ़र किया, जनवरी से डिफ़र किया उनको नेक्स्ट सितंबर तक। तो ये जो इरेगुलरिटीज़ है ये ज़ाहिर करती है इनकॉम्पिटेंसी इन कंसल्टेंट्स की। किसी भी बंदे को आप नहीं देखोगे कि उन्होंने ख़ुद से अप्लाई किया है और वो डिफ़र हुआ है। और जिन स्टूडेंट्स ने भी ख़ुद से अप्लाई किया है उन्होंने ऐसी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ की है जिन्होंने टाइम पे उनको कैश ऑफ़र लेटर दी है, टाइम पे कैश लेटर दी है, टाइम पे उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया है, सब कुछ खुद किया है। तो ना सिर्फ उसको कॉस्ट सेविंग हुई है, उन्होंने स्कॉलरशिप भी अच्छी हासिल की है और उनका सब कुछ टाइम पे भी हो गया है। हमारी गलती क्या है? जब भी हम बायर के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं सबसे पहले ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट थिंग इज़ बजट, कि हमारा बजट कितना है, हम पैसे कहाँ से इकट्ठे कर लेते हैं। तो हम समझते हैं कि हमारे पास पैसे आ गए तो हम बाहर आ सकते हैं। जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे सिटी कौन सी चूज़ करनी है, यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ करनी है, प्रोग्राम कौन सा मेरे लिए बेटर रहेगा और कब अप्लाई करना है और ये सारी चीज़ें कब करनी है, सब कुछ एक टाइम टेबल के मुताबिक, इन चीज़ों के बारे में ना कोई प्लान करता है और ना कोई सोचता है। तो इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि आप पे एक प्रेशर बिल्ड होता है, आप जो है जल्दी में गलत फ़ैसले कर देते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं, एक अगर अच्छी तरह से बात ना करे तो उसको मिड में ही चेंज करके दूसरे कंसल्टेंट के पास जाते हैं। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट मसला आया है वो आप लोगों की ये गलती है कि आपने कंसल्टेंट के को सब कुछ अपना सब कुछ दे दिया है और आपने ख़ुद अपने आप को साइड पे कर लिया है। आप सिर्फ इस बारे में कंटेक्ट करते कि जी पैसे कितने चाहिए और ऑफ़र लेटर आ गया, कैश लेटर आ गया कि नहीं, वीज़ा लगेगा या नहीं, सिर्फ इन चीज़ों के बारे में। बाकी ये नहीं सोचते कि वो किस प्रोग्राम में अप्लाई करेगा। आप बेस्ट हो के फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, और यहाँ पे स्टेम एजुकेशन का बहुत स्कोप है। आपने मैथ्स किया होगा, लेकिन वो आपके कहेगा छोड़ो जी मैथ्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डाल देता हूँ, बहुत ज़्यादा स्कोप है, ये वो है। कहाँ है? हर दूसरा बंदा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, हर दूसरा बंदा बिजनेस मैनेजमेंट में, हर तीसरा बंदा MBA में। तो ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम ज़्यादा है, यहाँ उनको आसानी से मिल जाता है, इनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती और उनको स्टूडेंट्स ज़्यादा चाहिए होते। इधर के लोग इतना नहीं करते, तो बाहर से आते हैं और ये कंसल्टेंट्स को जो है वो अपना कमीशन मिल जाता है। वही कुछ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस
उन्होंने तैयार की होती है, वही उसमें कुछ चेंजेस करके यूनिवर्सिटी के नाम चेंज वेंज करके सबके लिए लगा देते हैं और धड़ाधड़ अप्लाई कर देते हैं। फिर एंड में क्या होता है कि आप लोग के पास ये मसला आता है कि आप कहते हैं कि यार कंसल्टेंट मेरी कॉल नहीं उठा रहा, मेरे मुझसे बदतमीज़ी करता है, मेरी बात नहीं सुनता। अगर मैं ख़ुद यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करूं तो वो कहता है कि नहीं, अगर यूनिवर्सिटी ने कुछ कहा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। भाई इतने इतने गलत काम। कोई उससे कहता है कि भाई मुझे यूनिवर्सिटी का नंबर दो, कहते हैं मेरे पास नहीं है। कोई कहता है कि मेरा वीज़ा नहीं आ रहा, मुझे वीएफएस का नंबर दो, कहते हैं मैं हमारे पास नहीं है। भाई तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक कंसल्टेंट होगा तो उसके पास फ़ोन पड़ा होगा जिस पे आप इंटरनेशनल कॉल्स किसी भी टाइम कर सकते हैं, और उसके पास हर एक यूनिवर्सिटी की एडमिशन ऑफिस का नंबर और हर एक यूनिवर्सिटी का कंट्री डायरेक्टर, जो कि नॉर्मली साउथ एशिया के लिए इंडिया में बैठा होता है, तो उनका नंबर उनके साथ होता है और उनके साथ वो रेगुलर कांटेक्ट में, टच में रहता है। कुछ ने अपनी दुकान ही खोली है सिर्फ इसलिए कि स्टूडेंट्स को ला सके। इन कंट्री डायरेक्टर्स या जो मेन कंसल्टेंट्स हैं उनको फिर वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, उनसे थोड़ा सा कमीशन लेते हैं। तो आपका केस जो है, जितनी ज़्यादा बीच में पार्टीज़ होंगी उतना ही ज़्यादा आपका केस कमज़ोर होगा और उतना ही ज़्यादा लेट चलेगा। नॉर्मली जब आप जिस कंसल्टेंट के पास जाते हैं उसके पास उस यूनिवर्सिटी डायरेक्ट लिंक नहीं होती, वो किसी बड़े कंसल्टेंट के साथ होता है, वो फिर कंट्री डायरेक्टर या मेन जो कंसल्टेंट है उसके साथ, और वो फिर यूके यूनिवर्सिटी के साथ डील करता है। तो आप कोशिश करें कि ऐसे कंसल्टेंट अगर करना भी तो ऐसे कंसल्टेंट ढूंढे जो ना सिर्फ यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव बल्कि रिस्पॉन्सिबल भी हो। आप प्रॉपर चेक करें, आप उनसे कहें, दूसरा कंसल्टेंट के पास जाएँ तो प्लीज़ उनको कहें कि मुझे अपनी ईमेल पे करनी है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स करके। आप कहते हो, वो कहते हैं आप बेफिक्र हो जाए, नहीं, आप खुद अपनी पर्सनल ईमेल ना दें, आप एक और ईमेल एड्रेस बना दें और वो उनको दे दें। वो ऐसी ईमेल एड्रेस बना दे ताकि आपको समझे कि ये सारी ज़िंदगी अब आपके काम आएगी। अच्छी खासी ईमेल एड्रेस बना दे, ईमेल आईडी अच्छी हो, उसमें कुछ ऐसे घिसी पिटी आईडी नहीं बनानी चाहिए, आपके नाम के रिलेटेड ही कुछ हो। तो उसमें प्रिंस और किंग और प्रिंसेस वगैरह ये ना डालें। और उसके बाद जो है वो कांटेक्ट करने की वो उसको दे दे कंसल्टेंट को, और वो कंसल्टेंट जो है वो बाद में आपको आप क्या करता है कि कंसल्टेंट जो है उसके बेस पे आपका अप्लाई कर देता है। तो पासवर्ड और आईडी आपके पास भी होती है, आपके कंसल्टेंट के पास भी होती है। तो आप कंसल्टेंट से कहें कि मैं भी यूनिवर्सिटी के साथ डील करूँगा, हम साथ साथ करेंगे। तो मतलब आप 60-70% बोझ ऑलरेडी कंसल्टेंट से ले रहे हैं। तो अगर अच्छा कंसल्टेंट होगा तो वो तो इससे खुश होगा कि भाई इससे अच्छी बात तो और कोई नहीं हो सकती। मुझे तो कम से कम ये टेंशन नहीं होगी कि आपके ऑफ़र लेटर को चेज़ अप करना है, आपके केस लेटर को चेज़ अप करना है। तो अच्छा कंसल्टेंट जो होगा वो कहेगा कि बेशक आप अपना फ़ोन नंबर, आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल सारे अपने दे दें, आप अपना एड्रेस दे दें, ताकि यूनिवर्सिटी उसी में डील करे। और दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे क्या ऑफ़र लेटर या केस लेटर लेट आते हैं। एक बड़ी वजह जो हम सब इग्नोर करते हैं वो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की भी होती है। जो पर्सनल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है उसमें आप यूनिवर्सिटी आपसे पूछती है कि आपने इससे पहले क्या किया था, ये कोर्स जो है ये कैसे आपके प्रीवियस कोर्स के साथ रिलेटेड है, आपके इंटरेस्ट क्या है, फ्यूचर में जो है ये आपको क्या बेनिफिट देगा, और आप आगे आने वाले टाइम में क्या करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी आप अच्छी तरह लिख सकते हैं जब आप जिस कोर्स में अप्लाई करते हैं उसके पूरे मॉड्यूल्स और सब हर चीज़ का पता हो। उस कोर्स का उन्होंने एक मिशन स्टेटमेंट टाइप दिया होता है कि इस कोर्स में क्या क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और आप किन किन पोजीशंस पे जॉब कर सकते हैं। तो उस पोजीशंस के रिलेटेड उसको सर्च करके, उसको रीड आउट करके, उस पोजीशन को लेके आप जो है प्रॉपर अपना माइंड सेट बना ले। उसी के बेस पे आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, आप आराम से इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। बिकॉज उस इंटरव्यूअर को फिर फ़ौरन पता चल जाता है कि हाँ वाकई इसने ना सिर्फ मॉड्यूल पढ़े हैं बल्कि इन्होंने जो इंट्रोडक्शन है इस कोर्स का उसमें भी अच्छी तरह समझ बूझ है, और ये आगे जो करने वाला है इसको भी पता है कि ये कोर्स उसको कैसे बेनिफिट देगा। तो जब उसको पता चल जाता है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो आपका सब कुछ स्मूथ हो जाता है। जब आपका गैप नहीं होता या मास्टर्स के लिए होता है तो आप उसको प्रॉपर एक एक्सपीरियंस लेटर से कवर करते हैं। बैचलर के लिए 3 से ज़्यादा गैप नहीं है अलाउड, और आपका बैचलर मतलब अप्लाई करते हैं और वो फ्रेश है, 3 साल से ज़्यादा नहीं है, तो देयर इज़ नो रीज़न कि आपको वो केस लेटर और ऑफ़र लेटर टाइम पे ना दे। तो ख़ुद से यूनिवर्सिटी चूज़ करें, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करें जिसका आपको पता है कि इसमें अप्लाई ज़्यादा नहीं होंगे, और आपको ये भी पता है कि इसकी रैंकिंग भी अच्छी है, इसकी लोकेशन भी अच्छी है, और ज़्यादातर लोग या ज़्यादातर कंसल्टेंट वहाँ अप्लाई नहीं कर रहे।
तो जाहिर सी बात है उधर जो है एप्लीकेशंस कम जाती है, और अगर जाती भी तो जेन्युइन स्टूडेंट्स की जाती है, क्योंकि वो खुद अप्लाई करते हैं और आप भी खुद अप्लाई करेंगे तो आपको ये एडवांटेज होगा कि आपका प्रोसेस स्मूथ भी होगा और ऑफ़र लेटर, कैश लेटर आपको टाइम पे भी मिलेगा। ऑफ़र लेटर स्टूडेंट्स का 2-2 3-3 महीने तक नहीं आया तो कैश लेटर फिर कैसे लेट नहीं होगा। ये सब जो है इनकॉम्पिटेंस है कंसल्टेंट की, और आपकी जो आप लोगों ने आंखें बंद करके कंसल्टेंट पे ट्रस्ट किया होता है। जब भी मुझसे मैसेजेस आते, कमेंट्स आते, वो इसलिए आते हैं कि कंसल्टेंट को जवाब नहीं देते। जब भी इनबॉक्स में मैं मैसेजेस रिसीव करता हूँ सब यही कहते हैं कि कंसल्टेंट कोई जवाब नहीं देता। तो ये प्रोफेशनलिज्म है उन लोगों का कि आप उनको पैसे देते, आप उन पर ट्रस्ट करते और फिर आपको जवाब भी नहीं देते। ये वही है जो बस कंडक्टर आपको कहते हैं कि आ जाए इधर जाए, और इज़्ज़त से आपके लिए बस खड़ी कर देते हैं, लेकिन जब आप उतरने जाए तो आपको धक्का दे के बाहर निकाल देते हैं क्योंकि उसका काम पूरा हो गया। तो इसी तरह ये भी सोचते हैं, स्टार्ट में तो आपको बहुत अच्छा सा और वला देते हैं, जब आपसे पैसे ले लेते हैं तो बाद में जो है वो कुछ भी कह देते हैं, बहाने बना देते हैं। लैंग्वेज सर्ट ये कहेंगे, लैंग्वेज सर्ट पे ट्रस्ट ना करें, आइल्स कर ले खुद से। आइल्स जब आप कर लेंगे तो आपके लिए हर एक यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुल गए हैं। डरने की बात नहीं है, आप मेहनत से डरते, आइल्स से नहीं डरते। क्योंकि अगर आप रीड कर सकते हैं, आप राइटिंग कर सकते हैं और आप थोड़ी बहुत स्पीकिंग कर सकते हैं, लिसनिंग आप समझते हैं, तो इसका मतलब है कि योर इंग्लिश इज़ प्रीटी गुड एंड यू कैन ईजिली गेट एटलीस्ट 6 बैंड्स इन आइल्स, अगर आप तकरीबन 1 महीने अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लें। तो बैचलर्स के लिए कोई आ रहा है तो 6 बैंड्स मिनिमम वो ला सकता है आइल्स में, और मास्टर्स का वो 7 बैंड्स आराम से आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि कंसल्टेंट से सिर्फ अपने, अगर पहले तो ख़ुद से अप्लाई करें, ना हो तो कंसल्टेंट, ऐसे कंसल्टेंट चूज़ करें जो कि आपको डिस्क्रिशन दे और आपकी बात सुने और आपकी बातों पे अमल करे और आपका केस आपके साथ लेके चले। वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।